देखो इसमें दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखो जो समुच्चय होते हैं उनको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो रोस्टर फॉर्म होती है इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। और हिंदी में भी यही याद रखना, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसका रोस्टर रूप इसमें दिया है, तो रोस्टर फॉर्म आप याद रख सकते हैं। वैसे ही दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखो ये फॉर्म क्या होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो सारे क्वेश्चन इसमें दिए हैं वो सब सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले क्योंकि सेट है यह समुच्चय है तो समुच्चय के साथ में कर्ली ब्रैकेट तो आएंगे ही आएंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कर्ली ब्रैकेट है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि ऐसे कोई वेरिएबल लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो इसमें x लिया है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें x लिया है और उसके साथ में ऐसे सच दैट का साइन लगाते हैं, इसको बोला जाता है सच दैट, THAT, ठीक है। सच दैट का साइन लगाते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब बनता है, जैसे मैंने x लिख दिया, अब सच दैट का साइन लगाते हैं तो x की डेफिनेशन आगे लिखी जाती है। मतलब x को परिभाषित किया जाता है कि ये जो x है इसका मतलब है क्या, एक्चुअल में ये x हमने क्यों लिखा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे x सच दैट लिखा है, इसके बाद x की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी है। क्या है कि x एक पूर्णांक है। अब देखो x पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक होगा। पूर्ण अंक कुछ भी हो सकता है, जैसे पूर्णांक 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जाता है। वैसे ही नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 होगा, ये भी आएगा नेगेटिव इनफाइनाइट तक। ठीक, तो पहली चीज तो इसमें ये दी है कि x पूर्णांक है, ठीक है। जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे पूर्णांक हमने यहाँ पे लिख दिए। और अब देखो जहाँ पे भी और आएगा, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। ये चीज आपको आगे समझने को मिलेगी बट अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे दो सेट अगर हमें दिए हैं तो उनका कॉमन रीजन हमें लेना है। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक पूर्णांक है तो पूर्णांक हमने सारे लिख दिया। अब इसमें से भी हमें और का मतलब ये समझाता है कि इन पूर्णांकों में से भी हमें सारे पूर्णांक नहीं लेने हैं। कौन कौन से पूर्णांक हैं इसकी डेफिनेशन हमें यहाँ पे दी है। डेफिनेशन क्या दी है, -3 से लेकर लेने हैं मुझे 7 तक। तो अगर मैं इस प्रकार से कोई संख्या रेखा बनाता हूँ तो यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद 1 2 3, देखो मुझे 7 तक जाना है, 3 4 5 6 और 7, ठीक है। फिर माइनस में कहाँ तक जाना है, -3 तक। तो यहाँ पे होगा -1 -2 और -3, यहाँ तक अभी मुझे जाना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा ये चीजें। ये किसका साइन है, ये है लेस देन का साइन, लेस देन। इंग्लिश में इसको लेस देन बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है छोटा। छोटा है ऐसे लिख सकते हैं। तो जो -3 है वो छोटा है, किससे छोटा है, x से छोटा है। वैसे ही जो x है वो छोटा है किससे, 7 से छोटा है। या सिंपल सी भाषा में आपको ये समझना है कि -3 और 7 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो किसके साथ में होंगे, वो ये जो x है उसके साथ में होंगे या x की वैल्यू होगी। तो -3 और 7 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो -3 यहाँ पे है और 7 यहाँ पे है। देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके बीच में भी बहुत सारे असंख्य नंबर होते हैं। जैसे मैंने इसी के बीच में ले लिया 1 और 2 के बीच में, तो 1.1 भी इसी में आता है, 1.2 1.3 1.112 ये सारे नंबर इसी में आते हैं। और इसमें क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें पूर्णांक दिया है, इसका मतलब जो दशमलव वाले नंबर हैं या जो भिन्न वाले नंबर है वो तो हमें पहले ही हटा देने हैं। मतलब क्या मिलेगा मुझे, केवल ये सारे नंबर जो पूर्ण अंक हैं वो हमें मिलेंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्लियर करते हैं। तो -3 और 7 के बीच में देखो यहाँ तक कितना नंबर है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब देखो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे अगर जो साइन हमें दिया है लेस देन का, उसके नीचे अगर ऐसे बराबर का साइन दिया है तो बराबर का मतलब होता है कि जो लास्ट वाले जो एंड पॉइंट वाले नंबर हैं उनको हमें लेना है कि नहीं लेना है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे बराबर का साइन नहीं है, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, मतलब इसके साथ में -3 के साथ में ये होगा, तो यहाँ पे ये साइन नहीं है, इसका मतलब मुझे -3 नहीं लेना होगा। वैसे ही यहाँ पे भी नहीं है, मतलब मुझे यहाँ पे 7 भी नहीं लेना होगा। बट यहीं पे अगर ऐसे होता कि यहाँ पे बराबर का साइन होता तो उस कंडीशन में क्योंकि बराबर का साइन इसके साथ में है तो मुझे 3 को भी -3 को भी लेना पड़ता है यहाँ पे,
ठीक है। और अगर यहाँ पे इस प्रकार से बराबर का साइन होता तो उस कंडीशन में ये जो आप 7 देख रहे हैं इसको भी मुझे लेना पड़ता, बट यहाँ पे दोनों में बराबर का साइन नहीं है, इसका मतलब दोनों संख्याओं को हम नहीं लेंगे। जो एंड पॉइंट वाली दोनों संख्याएं हैं उनको हम नहीं लेंगे। तो इनको छोड़ के जितने भी नंबर होंगे वो सारे एक्स के साथ में आ जाएंगे। तो अब देखो ये ए की वैल्यू है, तो ए को मैं अगर जो रोस्टर फॉर्म है उसमें लिखूं, तो क्योंकि सेट है तो सेट के साथ में इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट तो आएगा ही आएगा। अब मैं नंबर लिखना शुरू कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे -2 है तो -2, उसके बाद -1 है, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सारे नंबर मैंने इसमें लिख दिए। तो अगर देखो मैंने क्या बोला, जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसमें अगर इस प्रकार से अगर डेफिनेशन हमें दी जाती है, ठीक है, यानी परिभाषा अगर दी जाती है, ये चीज आप देख रहे होंगे ये इसकी परिभाषा ही तो है, ये सारी डेफिनेशन है। तो अगर परिभाषा हमें दी जाती है इसका मतलब वो सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप। और इस प्रकार से अगर हमें नंबर दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होंगे केवल नंबर हैं, केवल नंबर हैं या अल्फाबेट दिए जाते हैं, जैसे ए बी सी डी ऐसे अगर दिए जाते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म बोला जाता है या टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। तो ये दोनों फॉर्म है आपको पता होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो इसका हो गया, हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। देखो प्राकृतिक संख्याएं ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब इनमें से भी हमें सारे नहीं लेने हैं, यहाँ पे कंडीशन दी है कि नंबर क्या होनी चाहिए, संख्या 6 से कम होनी चाहिए। तो 6 से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इससे कम, तो 6 से कम इतने नंबर हैं, तो इन सबको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो पहला है 1, ठीक है, फिर है 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। 5 तक ही होगा, इसमें 6 नहीं आएगा। 6 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया है 6 से कम। अगर ऐसे दिया जाता है 6 और 6 से कम, तो उस कंडीशन में हम 6 को ले सकते थे, बट यहाँ पे 6 से कम दिया है तो 6 से कम ही सारे नंबर ही हैं, ठीक। तो बी की वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका रोस्टर फॉर्म, और ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। आगे दिया है सी, एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो देखो पहली चीज हमें ये दी है कि प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5 है, कुछ भी हो सकती है। और आगे दिया है 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की संख्या तो 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12, 13 ऐसे करते करते कहाँ पे खत्म होगी, 99 पे खत्म होती है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या मुझे ऐसी देखनी है कि जिसके अंकों का योगफल 8 के बराबर हो। अब देखो पहली संख्या तो होती है 1 और 0, तो इसमें पहला अंक है 1, आगे है 0, तो इनको जोड़ के 1 आ रहे हैं, तो देखो मुझे 8 चाहिए, मतलब ये नहीं होगा, वैसे ये भी नहीं होगा। पहला नंबर कौन सा होगा, पहला नंबर होगा अगर मैं, क्योंकि सबसे पहले 1 से ही होगा, 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर 19 तक, ये सारे नंबर स्टार्टिंग में 1 से शुरू होंगे, वैसे ही 20 से लेकर 29 तक सारे नंबर 2 से स्टार्ट होंगे, वैसे ही 3 से 4 से 5 से 9 तक हम लेंगे। तो पहला नंबर तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब 1 के साथ में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 8 मिले, तो ऑब्वियसली बात है 1 के साथ अगर मैं 7 जोड़ूंगा तब मुझे 8 मिलेगा। तो पहला नंबर मिल गया हमें 17, ठीक है। अब 1 के साथ तो हो गया, फिर 2 लेंगे। अब 2 के साथ में ऐसे क्या नंबर जोड़ूं जिससे मुझे 8 मिले, तो 2 के साथ अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो मुझे 8 मिल जाएगा, मतलब दूसरी संख्या होगी 26, ठीक है। अब अगर मैं 3 के साथ में लेता हूँ तो 3 के साथ में मुझे 5 जोड़ना होगा तब मुझे 8 मिलेगा, तो अगला नंबर हो गया 35, ठीक है। अगला नंबर 4 के साथ में मैं क्या लूंगा, 4 के साथ 4 ही होगा, क्योंकि मुझे 4 प्लस 4 करेंगे 8 मिलेगा, तो अगला नंबर होगा 44, ठीक है। अगला नंबर 5 के साथ में क्या आएगा, 5 के साथ में 3 आएगा, तो ये बराबर होगा 8, तो अगला नंबर 53 हो गया, ठीक है। अब 6 के साथ में क्या आएगा, 6 के साथ में 2, तो 6 और 2 8, इसका मतलब यहाँ पे भी अगला नंबर होगा 62। फिर 7 के साथ में 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 71, ठीक। अब 8 के साथ में क्या आएगा, 8 प्लस 0 अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे 8 मिल रहा है, तो अगला हो गया 80। तो अगर मैं देखो 8 के अलावा छोड़ के अगर मैं 9 करता हूँ, तो 9 प्लस देखो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको मैं 9 में जोड़ के मुझे 8 मिले, तो ज़्यादा में जोड़ के कम तो नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये सारे नंबर ही हैं। तो 17 से लेकर 80 तक इनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दो और बीच में कॉमे का साइन लगा दो, तो
ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो आपको पता ही होगी कि ऐसा नंबर जिसमें केवल एक का भाग जाता हो या खुद वो संख्या का भाग जाता हो। देखो तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी होंगी। पहले तो उसके दो गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, दो गुणनखंड होने चाहिए। दूसरी चीज उसमें केवल एक का भाग जाता हो, और तीसरी चीज उसमें खुद वो संख्या उसी का भाग जाता हो, बाकी किसी भी नंबर का भाग नहीं जाते हो। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। अब इसमें क्या दिया है कि x एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई भी x हम ले सकते हैं जो अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है। भाजक का मतलब क्या होगा, जैसे अगर मैं इस प्रकार से भाग करता हूँ, तो यहाँ पे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं भाज्य, यहाँ पे जो नंबर होता है उसको बोलते हैं भाजक। मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर होगा वो मुझे निकालना है। अब भाजक का मतलब क्या है कि 60 में मुझे ऐसे नंबर का भाग करना है जो इसको पूरी पूरी बार डिवाइड कर दे। जैसे अगर मैं पहला नंबर 1 लेता हूँ, तो 1 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जाएगा, क्योंकि 1 गुणा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले 6 बार जाएगा। ठीक है, तो 6 कम 6, यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखो 0 को हम सीधे यहाँ उतारेंगे और साथ में यहाँ पे भी उतारेंगे। तो 1 गुणा 60 अगर मैं करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना हो रहा है, ये 60 के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो x की पहली वैल्यू तो हो गई 1। अब देखो हमें चेक करना है कि क्या एक एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो मैंने आपको क्या बोला, पहली चीज अभाज्य संख्या की ये है कि जिसके दो गुणनखंड होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक के केवल एक ही गुणनखंड होगा। कौन सा होगा, क्योंकि मैंने बोला कि पहला नंबर होना चाहिए एक और दूसरा नंबर होना चाहिए खुद वो संख्या। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे पहला नंबर एक तो है, और दूसरा खुद वो संख्या, तो देखो एक ही आ रहा है ना दोनों कंडीशन में। इसका मतलब एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है। तो एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, अतः ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 से शुरू होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे करते करते आगे बढ़ती है। तो एक तो नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब 2 से ट्राई कर दो, तो 2 का भाग इसमें पूरी पूरी बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 बार ट्राई करेंगे 6 होगा, फिर 0, फिर 0 उतारेंगे तो 30 दूनी 60। ठीक है, तो x की वैल्यू पहला अभाज्य संख्या तो हमें मिल गई 2। ठीक, फिर 3 का भाग करेंगे इसमें। ठीक है, 3 का भाग भी पूरी पूरी बार जाएगा तो 3 भी हो जाएगा। फिर 5 अभाज्य संख्या होती है अगली, तो 5 का भाग भी इसमें पूरी पूरी बार जाएगा, मतलब 5 भी हो जाएगा। फिर 5 के बाद देखो 7 का नहीं जाएगा। फिर अगला नंबर होता है 11, 11 का भी नहीं जाएगा। फिर बाकी आगे कोई भी नंबर ऐसे नहीं है जिसका भाग 60 में पूरी पूरी बार जाता हो, केवल ये 3 ही नंबर हैं। तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, तो ये हमारा सेट बन गया या समुच्चय बन गया। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है कि जो ट्रिग्नोमेट्री अक्षर है, ये शब्द है, ये सभी अक्षरों का समुच्चय। जो शब्द है इसके सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है। तो समुच्चय में क्या करते हैं, जो समुच्चय इस प्रकार से कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और जो भी हमें दिया है उसको अलग अलग अवयव में तोड़ देते हैं। जैसे अलग अलग एलिमेंट का मतलब पहला एलिमेंट या पहला अवयव तो ये हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे टी। अब अलग अलग तोड़ेंगे, तो पहले मैंने टी लिख दिया, फिर कॉमे का साइन, फिर आर आ रहा है, फिर कॉमे का साइन। ठीक है, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर ओ, फिर एम, फिर ई, फिर टी, और फिर आर, और फिर वाई। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें होगी। अब देखो इसमें स्टार चीज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है, कि कोई भी जो अवयव है या कोई भी जो एलिमेंट है वो 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 बार आ रहा है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो ओ है वो 2 बार आ रहा है, तो 2 बार के बजाय मैं एक ही बार लिखूंगा। ये होता है सेट में। ठीक है, तो देखो टी अगर 2 बार आ रहा है तो टी को हम एक ही बार लिखेंगे। तो टी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, टी को एक ही बार लिखेंगे। वैसे ही मैंने आर लिख दिया। आर देखो 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, तो इन दोनों के बदले एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, वैसे ही आई अगर मैं देखूं, तो आई एक ही बार आ रहा है। ठीक है, आई भी मैंने लिख दिया। फिर जी, जी भी एक ही बार आ रहा है, तो जी लिख दिया। अब ओ 2 बार आ रहा है, तो ओ भी मैंने एक ही बार लिख दिया। ठीक है, अब एन, एन भी एक ही बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एम, एम भी एक ही बार आ रहा है। फिर ई, ई भी एक ही बार आ रहा है, और फिर लास्ट में वाई। तो इसको मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। देखो मैंने यहाँ पे स्टार पॉइंट आपको बता दिया कि जितने भी अल्फाबेट होंगे या जितने भी अवयव होंगे, कोई भी अवयव 2 बार नहीं आएगा। अगर 2 बार आता है तो उसको हम
2 की बजाय एक ही बार लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें लास्ट पार्ट क्या दिया है, इसका हमें चेंज करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको लिख सकते हैं BETTER, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो कौन कौन से वर्ड दो दो बार आ रहे हैं, उनको हटा दो। जैसे बी यहाँ पे एक ही बार आ रहा है, ठीक है। फिर ई यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो ई को मैं एक ही बार लिखूंगा। देखो नीचे जैसे मैंने बी लिख दिया, तो यहाँ पे बीच में ऐसे क्रॉस कर देना, जिससे कि मुझे पता चले कि ये वाला नंबर आ गया है। वैसे अगर मैंने ई लिख दिया, तो ई देखो 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्रॉस कर दो, यहाँ पे भी क्रॉस कर दो। तो अब मुझे पता चल गया ये भी आ गया, मतलब ये दोबारा नहीं लिखना है मुझे। जैसे मैंने टी लिख दिया, तो टी 2 बार आ रहा है, तो टी को यहाँ पे क्रॉस करके एक ही बार लिख दिया। अब लास्ट में देखो ये सारे नंबर तो हो गए, इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से मैंने पहले ही लिख दिए हैं। बाद में लास्ट में ये बचा, तो इसको मैं लिख दूंगा। ठीक, तो इसका भी ये वाला हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट होता है। और क्लास 11 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।